Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए और थोड़ा सा वेट करते हैं और सुनाइए। अब तो खत्म होने वाला है कोर्स वर्क। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? हाँ जी सर, क्लियर है। मुझे उसके लिए अलाउ कर। जी सर। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, तो म्यूट हो गया। हाँ, स्क्रीन शेयर के लिए मुझे अलाउ कर देना ना। सर पोस्ट बना दिया, हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज गोयल सर की क्लास तो हुई थी ना? हाँ जी सर। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स कम हुए हैं क्या? कुछ लोगों ने छोड़ा है पीएचडी ऐसा कुछ? सर ऐसा तो कुछ नहीं होता। वैशाली सक्सेना, आप कहाँ से हो बेटा? वैशाली सक्सेना नाम से कोई दिख रहा है मुझे इसमें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप किस मैथ्स में हो या स्टैट्स में? सर मैं स्टैटिस्टिक्स से हूँ सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बेसिकली बिजनौर की हूँ सर। वर्धमान कॉलेज? हाँ सर। वर्धमान कॉलेज से पढ़े हैं? हाँ सर, वर्धमान कॉलेज से पढ़े हैं। किसने पढ़ाया वर्धमान कॉलेज में? सर यूपी सारा भाई सर हैं, स्टार्ट उन्होंने पढ़ाया है और मैथ्स में सोहन सर थे उस टाइम ना, और पूनम मैम। सत्येंद्र सोन मेरा क्लासमेट है और पूनम जी मेरी सीनियर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं और स्टेट्स की हेड जो इस समय है डॉक्टर सुरभि। यस सर, यस सर। हाँ, डॉक्टर सुरभि ने पीएचडी मेरे साथ किया है ऑपरेशन। ओके, वो उस टाइम मेरे को एडॉप्ट पे पढ़ाया था जिस टाइम मैं मतलब मैं जिस टाइम बीएससी करा तो उस टाइम एडॉप्ट पे थी सर। हाँ हाँ, उस समय था। फिर वो पीएचडी के लिए मेरिट आ गई थी। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। स्टेट्स के लोग भी ऑपरेशन रिसर्च में कर देते हैं पीएचडी, तो उसने किया। ओके ओके सर, ओके। चलिए, काफी सारे 30 लोग ही हुए अभी भी, क्या बात है। इसलिए सुनील जी थोड़ा टाइम से ही भेज दिया करें इंफॉर्मेशन। जी सर। चलिए, मुझे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक जो रिमेनिंग यूनिट है, ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स स्टैट्स के हैं, 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। तो उन लोगों के लेट ज्वाइन करने की वजह से उनकी कुछ क्लासेस स्किप हुई थी शुरू की रिसर्च मेथोडोलॉजी की। उन क्लासेस को रिपीट करेंगे एट द एंड। उसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब जो रिमेनिंग 1 यूनिट है, परहैप्स इट्स द सेकंड यूनिट, उसे हमें शुरू करना है। उस यूनिट को मैं लूंगा या बीच में और भी कोई आ सकता है लेने के लिए। तो अब तक आप लोगों की, जो लोग पहली क्लास से इसमें हैं, 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और 4 यूनिट्स कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है और किस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रोफेसर एम.के. गुप्ता सर ने जो कुछ रिव्यू और पेपर्स का कलेक्शन, लाइब्रेरी
स्कोपास, SCI, ये सारे मैटर्स को डिस्कस किया था। अब इसके लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं, हाउ टू राइट ए सिनॉप्सिस। ये कहीं डिस्कस हुआ है सिनॉप्सिस पहले भी, मेरी फर्स्ट यूनिट में रिसर्च प्लान और ये इस तरह के इश्यूज डिस्कस हुए थे। तो रिसर्च प्लान, सिनॉप्सिस, राइटिंग सिनॉप्सिस इज आल्सो ए रिसर्च प्लान। सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आप लोगों को वॉइस एक ब्रेक हो रही है। लिटरेचर रिव्यू भी सबमिट करना है। तो लिटरेचर रिव्यू सबमिशन जिन लोगों को सुपरवाइजर्स मिल चुके हैं, JRF स्टूडेंट्स को सुपरवाइजर मिल चुके हैं और कुछ एमफिल स्टूडेंट्स को भी, उन लोगों को लिटरेचर रिव्यू वाली डायरेक्शन पे उस पे काम करना शुरू करना चाहिए अगर टाइम बचता है आपके पास। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें भी लिटरेचर रिव्यू पे काम करना चाहिए। चलिए हम सिनॉप्सिस को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। हाउ टू राइट ए सिनॉप्सिस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिनॉप्सिस and other things also synopsis. So I want to share my screen. I think it is visible to all. सर एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है बहुत बड़ा सा। ब्लैक स्पॉट आ रहा है? हाँ जी किस चीज का ब्लैक स्पॉट है? सर, आप लैपटॉप से कर रहे होंगे ना? हाँ, लैपटॉप से बना। तो सर उसकी ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम है। हो मतलब सकती है, सेटिंग में जाके हमें ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन चेंज करना होता पर मैंने तो इसी से क्लास ली है तुम्हारी सारी, सुनील। है। सर कभी कभी हो जाता है वो। तो सेटिंग में बताओ जरा मुझे, सेटिंग में जाऊं मैं? अभी सर 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ सर। मैंने एक नया लैपटॉप भी परचेज किया है, उससे भी ले सकते हैं, है ना? जी सर। बताइए, इसमें हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें ये फाइल सेव्ड है। हाँ जी सर, बस 1 मिनट। 1 मिनट सर, मैं अपना लैपटॉप ओपन कर लूँ, ऐसे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, बताइए। अच्छा, एक तरफ ये रिसर्च मेथोलॉजी वाली वो तो आ रही है, दूसरी तरफ नहीं आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी, ये एक एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट स्पॉट, था। ये किस चीज का हो सकता है ब्लैक स्पॉट? अगर हम हाँ, चलिए फिर मैं दूसरा लैपटॉप उससे लेता हूँ, उसका ग्राफिक कार्ड अच्छा है, नया लैपटॉप है, तो ओके सर। रीस्टार्ट करता हूँ इससे, या उस पे भी स्टार्ट करता हूँ। टिल देन
चलिए बस 1-2 मिनट और लगेंगे। अब दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी सर, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए दूसरा लैपटॉप है, शायद इसकी क्लियरिटी भी थोड़ी बेटर होगी। हाँ जी, उससे तो बेहतर है वो। चलिए, हाँ, हाँ। ये HP एक टच स्क्रीन वाला लिया था, लेकिन मेरा मटेरियल सारा पुराने लैपटॉप में है, तो मुझे उसी पे काम करना अच्छा लगता है, पर उसमें ये सारे इश्यूज हो गए हैं, ग्राफिक कार्ड, ये सब चीजों के। एक मिनट इसे बंद कर देता हूँ। चलिए, एक DRC भी आप लोगों की शायद जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो जो एक कंसेंट फॉर्म आप लोगों को शेयर किया था, उसमें रिक्वायर्ड है कि जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनके सिग्नेचर भी कराएं। जो लिस्ट आपने दी है, उनके कंसेंट भी उसमें करा के सबमिट करें। तो इस प्रोसेस को कर लें, क्योंकि कोर्स वर्क के मिड में जब हम हो तभी सुपरवाइजर अलॉट हो जाते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, लेकिन वो काम कर दें, क्योंकि आपको लिटरेचर रिव्यू भी सबमिट करना है।
So today we discuss about synopsis, and that is I think second unit of the syllabus. So what is a synopsis? Synopsis basically, synopsis is a research proposal, or let me come to the second slide. Yeah, research synopsis is the plan of your research work, but we are going to do for 3 years. Now, length of PhD is minimum 3 years. So this is the plan, but we are going to research for 3 years. It provides what are our research objective, what method we will apply for data collection or literature collection, and how do we format our questionnaire, our problems, our interview goals. In case of humanities and social sciences research, we need to format some questionnaire, or we need to go through some interviews regarding our research problem. So you have to discuss about your questionnaire, your interview records, your process of data collections, and normally synopsis contains around 8 to 15 pages, 8 to 15 pages, or we can say 3 to 4,000 words. That is the format of a ideal synopsis. So basically synopsis is the research proposal and it's very important. आप लोगों में अभी शायद सिनॉप्सिस का सबमिशन किसी का भी नहीं हुआ है. सिनॉप्सिस के हर पेज पे, एवरी पेज पे आपके और आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर होते हैं. तो एक तरह से स्टैंपिंग और एग्रीमेंट होता है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड यू, और यू कांट चेंज एनी वर्ड व्हेन ए सिनॉप्सिस इज अप्रूव्ड. एंड सिनॉप्सिस इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसे आपने फ्रेम किया है और आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है, यूनिवर्सिटी ने उसे एक्सेप्ट किया है, और उस काम को करने के बाद 3-4 साल बाद जब आप थीसिस को सबमिट करते हैं, तो थीसिस के साथ वही सिनॉप्सिस जो यूनिवर्सिटी से पास हुई है, जिसपे सिग्नेचर है ऑथोरिटीज के और सुपरवाइजर और रिसर्च स्कॉलर के, उस सिनॉप्सिस के साथ ही आपकी थीसिस को भेजा जाता है. और जो एग्जामिनर्स होते हैं पीएचडी को जो चेक करते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स, उन्हें ये इंस्ट्रक्शन होती है कि उस सिनॉप्सिस के रेस्पेक्ट में वो उस थीसिस का एवल्यूशन या असेसमेंट करें. आपकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हो सकती हैं जो आपने सॉल्व की, लेकिन अगर वो सिनॉप्सिस का पार्ट नहीं थे, आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया, क्योंकि 3 साल आगे आप क्या-क्या करेंगे, किस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और कहाँ बहुत अच्छा करने लगेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है. लेकिन एग्जामिनर को कंसर्न उससे है कि आपकी और यूनिवर्सिटी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो सिनॉप्सिस आपके पास हुई थी, वो इश्यूज जरूर सॉल्व किए हो आपने. मींस आप सिनॉप्सिस से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस में जो आपने प्रपोजल्स दिए हैं, वो काम आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर से मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इस चीज को कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवर एंथुजिया या इस समय कुछ ऐसी आउटलाइंस भी उसमें अपने प्रपोजल्स में लिख डालते हैं जिसे बाद में पूरा करना बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसी सिनॉप्सिस ना लिखें, आपको रियलिस्टिक रहें सिनॉप्सिस को लिखते हुए, प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ आइडिया जरूर हो आपको. और दूसरी चीज है, कई बार आपकी सिनॉप्सिस बहुत हल्की रह जाती है, बहुत लाइट प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. आपको अपनी कैपेसिटीज बाद में पता चलती है काम करते हुए कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी को या एग्जामिनर्स को कंसर्न उस सिनॉप्सिस से है जो पास हुई है वहां से. तो सिनॉप्सिस में ही वो डेप्थ भी होनी चाहिए कि आप अच्छा लिटरेचर या अच्छा काम कर सकें, और सिनॉप्सिस इतनी टफ भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसके साथ स्ट्रगल करें. मैं जानता हूँ मेरे कई स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छा काम करते हुए भी कुछ आउटलाइंस पे स्ट्रगल करते रहे हैं, और मिनिमम उतनी प्रॉब्लम्स क्योंकि करनी थी, तो उसे कंप्लीट करने में उन्हें महीनों लगे हैं. काफी कई बार इस तरह के इश्यूज आए हैं. तो सिनॉप्सिस को बहुत सीरियसली लें, और सिनॉप्सिस जब तक आप पीएचडी नहीं होते, जब तक डॉक्टरेट आपके नाम के साथ नहीं लगता, और इन बिटवीन आप सारे लोग एलिजिबल हैं टीचिंग के लिए, इंटरव्यू दे सकते हैं, तो तब तक सिनॉप्सिस ही आपके पास में एक रिसर्च का डॉक्यूमेंट होगा
ये मेरी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, तो उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एग्जामिनर्स या जो भी इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो आपके रिसर्च की क्वालिटी, आपके वर्क को, आपकी डेप्थ को उस सिनॉप्सिस के बेस पे एसेस करते हैं। तो सिनॉप्सिस को सीरियसली लें, ये सब चीजें। अब सिनॉप्सिस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Again, in continuation, synopsis is based on the information provided by the supervisors and by the secondary sources of information. Secondary sources of information means जो भी literature collections आप करते हैं, supervisors आपको guide करते हैं। supervisor मैं इसी चीज को बोलता हूँ कि supervisor एक तरह से आपका सीनियर होता है रिसर्च में, उसे रिसर्च का थोड़ा सा आइडिया होता है, वो आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करता है, ये टॉपिक हो सकता है, ये टॉपिक हो सकता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसका प्रीवियस वर्क डन हो, उसके पहले स्टूडेंट्स की पीएचडी थीसिस भी वो मटेरियल हो सकता है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट पीएचडी कंप्लीट करता है तो उसके पीछे 2-3 पीएचडी का स्कोप होता है उसके काम में। उसके काम को करने के बाद कुछ ऐसे क्लूज सुपरवाइजर्स के पास होते हैं कि ये काम फर्दर एक्सप्लोर हो सकता है, वहां पे वो नए स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराता है। तो सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है, वो सिनॉप्सिस को प्रोवाइड जब करता है। और सेकेंडरी सोर्सेस मींस डेटा। स्टैंडर्ड हेडिंग्स इन ए सिनॉप्सिस। स्टैंडर्ड हेडिंग, फर्स्ट टाइटल। सिनॉप्सिस पे सबसे पहले टाइटल लिखा होता है। टाइटल के बाद कई जगहों पे उस सिनॉप्सिस का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का फॉर्मेट है। ये एब्स्ट्रैक्ट जो नंबर 2 पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट नहीं है, पर बहुत सारी जगहों पे एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उसकी समरी। पूरी सिनॉप्सिस अगर 10-12 पेजेस की है तो हाफ पेज पे उसकी समरी होती है। देन कम टू द इंट्रोडक्शन, then problem analysis or literature review, thereafter objective of the study, objective alternatively also known as broad outlines of the work, also known as chapter plan. What will be the chapter plan for your thesis work? Then sixth one is hypothesis means पर्टिकुलरली क्योंकि ओवरऑल हम सभी सब्जेक्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहे हैं कि किस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करेंगे, क्या बेसिक अजम्पशंस हैं। और मैथमेटिक्स में ये प्रपोज्ड रिसर्च डिजाइन, टूल्स, टेक्निक अप्लाइड, वो सब पार्ट इसमें हाइपोथेसिस में आएगा। आप कौन से टूल अप्लाई करेंगे, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर अप्लाई करेंगे, वो सब पार्ट आपका पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस होगा। Finally, you can state, this is not compulsory, again point number 7, that is limitations of the study. Limitations of the study कई जगहों पे मेंशन करते हैं, और कुछ जगहों पे आप मेंशन करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एट द एंड भी लिखी जाती है, और कई जगहों पे हम थीसिस में मेंशन करते हैं कि थीसिस या रिसर्च वर्क विल बी लिमिटेड टू दैट एरिया। एंड मेथोडोलॉजी एंड मेथड, जैसे पहले भी कहा था मैंने कि मेथोडोलॉजी उसका भी पार्ट हो सकता है हाइपोथेसिस का। एंड फाइनली रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रिजल्ट क्योंकि उस समय तो ऑब्टेंड नहीं होंगे, तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। और देन डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सब रिजल्ट्स का पार्ट हो सकते हैं। 9, 10, 11 ये एक साथ होंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, प्रपोज्ड स्टडी के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, एंड एट द एंड रेफरेंसेस, कितने रेफरेंसेस आपने यूज किए हैं। आपने इससे प्रीवियस स्लाइड में लिटरेचर रिव्यू देखा था, जो नंबर 4 पे था लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपने किया है तो उन रिव्यू के क्या क्या रेफरेंसेस हैं, प्रीवियस वर्क डन। इसके अलावा अगर किसी का कोई पब्लिकेशंस हैं वो भी मेंशन किया जा सकता है कि टिल नाउ स्टूडेंट्स कई बार ऐसे भी होते हैं कि सिनॉप्सिस सबमिट करने के टाइम पे कुछ सेमिनार्स अटेंड कर चुके होते हैं, या कुछ पेपर कम्युनिकेट कर चुके होते हैं, या पेपर पब्लिश भी हो चुके होते हैं, तो उससे भी आप मेंशन करते हैं। और एट द एंड ये अगेन पॉइंट नंबर 13, इट इज नॉट नेसेसरी बट सम टाइम वी हैव टू राइट ए रिसर्च प्रोग्रेस मैट्रिक्स। रिसर्च प्रोग्रेस मैट्रिक्स एक तरह की मैट्रिक्स हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं कि
हम यूजीसी भी एक्सपेक्ट करती है और सारी यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि आप 6 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें सबमिशन करें। तो रिसर्च मैट्रिक्स में ये होता है कि आप अब से नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट 6 मंथ में काम करेंगे। तो पूरे 3 इयर्स का 6 मंथ का एक प्रोग्रेस मैट्रिक्स डेवलप की जाती है, जिसमें आप लिखते हैं कि आप प्रॉब्लम नंबर 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, देयर आफ्टर 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, और एट द एंड लास्ट के 6 मंथ में आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, थीसिस प्रिपेयर करेंगे। और अपेंडिक्स बी, ये भी ह्यूमैनिटीज वाले थीसिस में ज्यादा अप्लाई होता है कि डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, इंटरव्यू गाइड क्या होगा, क्वेश्चनियर्स क्या होंगे, ये सब भी पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 6-7, इसमें सारे कंपल्सरी पॉइंट नहीं है। 6-7 जैसे मैंने कहा, 9-10-11 एक साथ हो सकते हैं। एट द एंड मैं आपको कुछ आइडियल सिनॉप्सिस भी शो करूंगा। मैथ्स में डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक के सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होगा। सो वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट पॉइंट था हमारा टाइटल। टाइटल सिनॉप्सिस का एक टाइटल होता है। एवरी सिनॉप्सिस हैज ए टाइटल। और देखिए रिसर्च में या इन जनरल भी दो चीजें होती है, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल एक सबसे पहले देखने वाली चीज होती है, थीसिस का भी हो चाहे सिनॉप्सिस का भी हो। तो टाइटल से पूरी थीसिस का आपको आइडिया लगता है कि ये किस एरिया को कवर करती है, किस फील्ड में इसका स्पेशलाइजेशन है। तो टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। और टाइटल के बारे में कहा जाता है कि एक सेंटेंस में अगर आप अपनी पूरी पीएचडी को डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। टाइटल वो एक सेंटेंस होता है जिसमें आप पूरे अपने 4 साल के वर्क को डिस्क्राइब कर सकते हो। इसे हमें एट द एंड लिखने की परमिशन नहीं मिलती, हमारी यूनिवर्सिटी से एट द एंड लिखने की परमिशन नहीं देती। लेकिन एट द एंड लिखने की परमिशन हो तो ज्यादा अच्छा है, तब आप ठीक से समझ पाते हैं। लेकिन एट द बिगनिंग एक ऐसा टाइटल आपको कंसिडर करना होता है जिससे आपके सारे 6-7 चैप्टर्स और पूरे वर्क के कंक्लूजन को एक टाइटल से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्ट करना। वो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके थीसिस का, वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और वो सारे पॉइंट्स को आपके कवर कर सके। इस तरह का आप इतना पर्टिकुलर भी उसे ना लिख दें कि उससे फिर आपके सारे चैप्टर्स कवर ना हो सके, और इतना जनरल भी ना लिख दें कि उससे फिर पता ही ना चले कि वो उसकी थीम या उसका स्पेशलाइजेशन वर्क का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सम डेवलपमेंट ऑफ सम इन्वेंटरी मॉडल्स, डेवलपमेंट ऑफ सम इन्वेंटरी मॉडल्स, या डेवलपमेंट ऑफ सम मैथमेटिकल मॉडल्स। अगर ये टाइटल आपने लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ सम मैथमेटिकल मॉडल्स, तो ये बहुत जनरल टाइटल है। इससे ये नहीं पता चलता कि मैथमेटिकल मॉडल्स आप इन्वेंट्री के मॉडल्स बनाएंगे, क्यूइंग के मॉडल्स बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बनाएंगे, ऑपरेशन रिसर्च में किस चीज के बनाएंगे। और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सम इन्वेंट्री मॉडल्स, ये भी बहुत जनरल टाइटल है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। लेकिन अगर आप ये लिखें डेवलपमेंट ऑफ सम इन्वेंट्री मॉडल्स विथ परमिसिबल डिले इन पेमेंट, तब ये है कि इन्वेंट्री मॉडल्स भी इस स्पेसिफिक तरह के आप इसमें सर्च करेंगे। तो टाइटल सर थोड़ा आपका वॉइस वॉइस है सर। जी सर, ठीक हो रहा है। गाने कहाँ चलने लगे। मेरी तरफ से तो और लोग भी कंफर्म करें। कंचन सिंह आपको आवाज आ रही है? सुनील मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है हाँ सर जी आवाज। सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो वॉइस की समस्या ये लोकल वहाँ की है या यहाँ की है? हो सकता है सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा हो है ना। जी। मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है नए लैपटॉप को देखना। तो ब्रीफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और वही मोमेंटम छूट गया, पता नहीं क्या मैं कह रहा था। हाँ, टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए और जनरल होना चाहिए। इवन आपको 4-5 टाइटल्स रखने चाहिए अपनी सिनॉप्सिस के, और 4-5 टाइटल्स में जाके आपको फिर अपना एक टाइटल सर्च करना चाहिए। रिसर्च पेपर्स जब आप देखिए एग्जॉस्टिव रिसर्च करनी चाहिए। जब आप रिसर्च सिनॉप्सिस का टाइटल रखते हैं तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के टाइटल आपको देखने चाहिए,
और उन टाइटल्स में से अभी से अपने एरिया में कुछ टाइटल्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हो। अरे ये टाइटल हो सकता है, ये टाइटल हो सकता है। एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिया में इनक्रिप्टनेट का शोधगंगा। शोधगंगा पे शायद हर टॉपिक की, अगर आप इन्वेंट्री की लें तो 200 थीसिस अपलोडेड है वहाँ पे। फ्लूइड डायनामिक्स की भी इतनी होंगी, टोपोलॉजी की भी इतनी होंगी, क्रिप्टोग्राफी की, हर फील्ड की, क्योंकि ये यूजीसी कंपलसरी कर रही है कि सारी यूनिवर्सिटीज को अपनी थीसिस वहाँ पे सबमिट करनी चाहिए। और वो थीसिस अपनी सिनॉप्सिस के साथ भी बहुत सारी वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप उनके टाइटल्स देख सकते हैं, उनके टाइटल से एक हिंट ले सकते हैं, और टाइटल आपके साथ हमेशा चलेगा। जब भी आप कभी इंटरव्यू देंगे आफ्टर पीएचडी, तब भी आपके पीएचडी का टाइटल क्या था, आपने पीएचडी किस टॉपिक पे की, तो वो टाइटल आपसे बार-बार पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप एक नहीं 4-5 ऑप्शंस रखें और उन्हें मर्ज करके फिर कोई एक अच्छा टाइटल उसमें फ्रेम करें। और क्या पॉइंट्स हैं टाइटल के देख सकते हैं। दिस शुड रिलेट डायरेक्टली टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च। A more specific and descriptive subtitle can be added if necessary. Main methodology इसमें कि development of some inventory model with low sales, analytical approach, descriptive approach, या कुछ इस तरह का वर्ड्स लिख के किसी अप्रोच को, किसी मेथोलॉजी को उसके साथ में इस तरह से भी टाइटल लिखे जा सकते हैं। The title of the final report can be different from the working title of the synopsis in some universities. हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, बल्कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल है कि एक वर्किंग टाइटल दे दिया और फाइनली, ऐसा बहुत है, और शायद इस यूनिवर्सिटी में भी अब से 20-30 साल पहले होता था कि आप रिसर्च वर्क शुरू कर दें और बाद में थीसिस को ले आए और 1 महीने पहले उसकी सिनॉप्सिस को पास करा लें आरडीसी से, और उस सिनॉप्सिस को, सुनील जी इनका ध्यान रखिए, और उस टाइटल पे फाइनली उस टाइटल पे आप थीसिस जमा कर दें, क्योंकि एट द एंड वर्किंग टाइटल्स और ये सब टाइटल्स चलते थे, लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, यहाँ ये एग्रीमेंट हो जाता है टाइटल का पहले ही। तो वर्किंग टाइटल्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कई जगह होता है। नेक्स्ट थिंग हमने मेंशन किया था एब्स्ट्रैक्ट। पूरे सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट, ये फॉर्मेट बहुत सारी जगहों पे होता है। एब्स्ट्रैक्ट हम जानते हैं समरी होती है उस वर्क की। अगर 12-15 पेजेस की सिनॉप्सिस है तो उसका हाफ पेज या लेस देन 1 पेज एक एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है इन सम टाइम्स। सो एब्स्ट्रैक्ट शुड ब्रीफली स्टेट द प्रॉब्लम। एक सेकंड से साइलेंट करता हूँ। Main objective, theories, conceptual framework used, and the method. Abstract alone should give the research a clear idea about the research in no more than 150 words. तो पूरे उसे सिनॉप्सिस को 12 पेजेस को आपको समराइज करके लिखना हो तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। देन वी कम टू द इंट्रोडक्शन। कई जगहों पे हमारी यूनिवर्सिटी में भी पहले इसका नाम था पर्पज ऑफ द स्टडी। टाइटल के बाद जो फर्स्ट पेज खुलेगा, फर्स्ट पेज पे आपके जो कवर पेज होगा उस पे क्या होगा, आपका टाइटल होगा, यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स का नाम होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरवाइजर का नाम होगा, प्लेस ऑफ द रिसर्च वर्क होगा। सुपरवाइजर अगर एक है तो एक नाम होगा, और अगर ज्वाइंटली सुपरविजन है तो उसमें मोर देन 1 नेम होंगे तो वो होगा। इसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन या पर्पज ऑफ द स्टडी, कई जगहों पे इस इंट्रोडक्शन को ऑल्टरनेटिवली पर्पज ऑफ द स्टडी भी मेंशन किया गया है। सो इंट्रोडक्शन, हियर यू शुड इंट्रोड्यूस द मेन प्रॉब्लम, set it into context, and introduce the particular topic within the main subject area that you will work with. For example, जैसे फिर से मैं तो ऑपरेशन रिसर्च या किसी को भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी करते हैं, इन्वेंट्री में पीएचडी करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको अबाउट मैथमेटिकल मॉडल्स लिखना चाहिए। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑपरेशन रिसर्च के अंदर बहुत तरह की स्टडी होती है, लेकिन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट ऑपरेशन रिसर्च में क्या करेगा, वो मैथमेटिकल मॉडल्स ही डेवलप करेगा। तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट ऑपरेशन रिसर्च होगा या अबाउट मैथमेटिकल मॉडल्स होगा।
अगर फर्स्ट अबाउट ऑपरेशन रिसर्च है तो सेकंड अबाउट मैथमेटिकल मॉडल्स होगा, या इसका रिवर्स, फर्स्ट अगर मैथमेटिकल मॉडल के बारे में तो सेकंड पैराग्राफ अबाउट ऑपरेशन रिसर्च होगा। आपने ब्रॉड एरिया में लिखा है कि मैथमेटिकल मॉडल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, या ऑपरेशन रिसर्च इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द डिसीजन साइंसेस इन विच वी स्टडीड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये कुछ करके एक कॉम्पैक्ट पैराग्राफ 6-7 लाइंस का आप ब्रॉड एरिया का लिखेंगे, जो आपका ओवरऑल ब्रॉड एरिया है उसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाएंगे। आपने ब्रॉड एरिया को बताया, ब्रॉड के बाद पर्टिकुलर एरिया पे आ जाएंगे। पर्टिकुलर एरिया जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है तो आप लिखेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टू बी स्टडीड एंड इन्वेंट्री मॉडल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसीजन मेकर्स। इस तरह से कुछ करके जनरल चीजें लिखेंगे। तो पर्टिकुलर, ब्रॉड एरिया के बाद में फिर उसका सब एरिया, फिर सब एरिया का भी स्पेशलाइज एरिया। फिर आप इन्वेंट्री कंट्रोल बनाने के बाद मान लिया आप इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे पीएचडी करेंगे, फिर आप इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को मेंशन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जिस पे काम होने की बहुत जरूरत है, और आप इस थीसिस में उस एरिया को प्रपोज करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइडायनेमिक्स में भी आप फर्स्ट पैराग्राफ पे फ्लूइडायनेमिक्स को बताएंगे, फिर उस कंसर्न टॉपिक को बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप कंप्रेसिबल पे काम कर रहे हैं या इनकम्प्रेसिबल पे काम कर रहे हैं, या न्यूटोनियन पे काम कर रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन पे काम कर रहे हैं, फिर स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, या किस एरिया पे काम कर रहे हैं। ब्रॉड एरिया से लेके पर्टिकुलर एरिया तक एक तरह से एक शेप में आप उसे लिखते हैं। इसी तरह से अगर प्योर मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, टोपोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो टोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस तरह से टोपोलॉजी होता है ये, फिर उसमें ये कनेक्टेडनेस होता है, और कनेक्टेडनेस में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम उसे एट द एंड मेंशन करेंगे। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन को आप तैयार करना शुरू कर सकते हैं। इवन आपका लिटरेचर रिव्यू भी जो लिखा जाएगा उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। और देखिए, पूरा रिसर्च एक ओपन सिस्टम है। जब भी ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम मीन्स कि आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी सोर्स को यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म आपका चेक होगा, सिनॉप्सिस का प्लेगरिज्म शायद नहीं होता, प्लेगरिज्म आपका चेक होगा, थीसिस का भी। लेकिन जब ओपन सोर्स है, ना उस पे कंसल्टेंसी का कंस्ट्रेंट है, ना उस पे टाइम का कंस्ट्रेंट है, कितना भी टाइम लीजिए, किसी से भी पूछिए, तब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तब आप कॉमन चीजें ना लिखें। जब आप एग्जामिनेशन रूम में 3 घंटे में एक कॉपीज में आंसर लिखते हैं, तब बहुत सारी चीजें आपकी इग्नोर कर दी जाती हैं कि स्ट्रेस एटमॉस्फेयर होगा, टाइम नहीं मिला होगा सोल्व करने का, या ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। लेकिन जब एक थीसिस जैसी चीज ली जाती है तो उसका एक डॉट, एक कोमा, हर एरर को मतलब नोटिस किया जाता है कि क्यों है ये एरर। टाइम कम था तो और टाइम लेते, कि नहीं आता तो किसी से भी पूछते, किसी भी सोर्स को यूज करते। तो उस पर्टिकुलर इस तरह की स्टडी में जो ओपन बुक सिस्टम हो या ओपन किसी से भी आप कंसल्ट करते हैं, तो उसमें आपसे बहुत ज्यादा परफेक्शन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो चाहे आपकी रिसर्च का टाइटल हो, चाहे सिनॉप्सिस का इंट्रोडक्शन हो, चाहे थीसिस का ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो, उसमें परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और वो परफेक्शन आप अपने टॉपिक के कुछ स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर्स को देखते देखते ही सीखेंगे कि अरे इसने तो ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, इसी तरह से मुझे लिखना है, इस तरह की चीजें मुझे करनी है। तो वो एक अलग तरह की जर्नी है, इसलिए बहुत लोगों को ये रिसर्च का एनवायरनमेंट ज्यादातर लोगों को सूट करता है। मेमोरी किसी, इससे पहले के एग्जाम आपके मेमोरी बेस होते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे सूट करती हैं। तो अच्छा है। तो justification for the topic should also be included in the introduction. Finally, at the end, जब आप लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें उस टॉपिक को प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे कि उस टॉपिक पे रिसर्च करना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या उसके फायदे होंगे। और इंट्रोडक्शन में ब्रॉड एरिया से शुरू करते हुए एट द एंड पर्टिकुलर टॉपिक पे उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक का जस्टिफिकेशन। Justifying a research problem means providing information documenting that both the main problem and the specific topic are of relevance to other than yourself, such as scientific community and stakeholders.
एट द एंड आप लिखते हैं, वो एक सेट सी लैंग्वेज होती है कि वी एक्सपेक्ट द पोज स्टडी विल कंट्रीब्यूट और दैट या उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्पेसिफिक होगी, कंट्रीब्यूट करेगी, उस तरह की सारी चीजें। तो उन लाइंस के बीच में आपको अपने टॉपिक को जस्टिफाइड करना है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये कुछ करेगा। ठीक है, come to the next. A research problem can be, for example, a gap of knowledge. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था। हाँ, रिसर्च प्रॉब्लम्स देखिए कैसे सर्च करते हैं। ये स्लाइड जहाँ पे भी फिट होगी वहाँ पे उसे देख लेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी एग्जाम्पल ए गैप ऑफ नॉलेज, एन unexplained observation, or something that does not fit traditional belief. रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेसिकली? रिसर्च प्रॉब्लम्स मोस्टली, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो नए नए रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने एक नया पेपर बनाया है अभी, और उसे मैंने कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं है। पर नॉर्मली उन लोगों के लिए इस चीज को बोला जाता है कि नहीं, आप पहले लिटरेचर देखिए। रिसर्च प्रॉब्लम, कोई भी नई प्रॉब्लम आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी और के दिमाग में नहीं आई होगी और आपने उसे सबसे पहले सोचा है? तो रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए हमें प्रॉपर जो जेन्युइन सोर्स हैं, जेन्युइन भी और मतलब अच्छी क्वालिटी के और बहुत बड़े वाले सोर्स भी, उन्हें भी हमें देखना चाहिए। उसके अलावा कुछ स्मॉल सोर्सेस जो वैसे बहुत पॉपुलर नहीं है, सीधे गूगल पे लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखना चाहिए कि उस काम को किसी ने स्टडी तो नहीं कर दिया है, जो आपको आइडिया है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इसकी गारंटी तो लिटरेचर ही देगा ना, लिटरेचर रिव्यू देगा। तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को आपको उसके लिंक एस्टेब्लिश करना चाहिए, और प्रॉपरली इस काम में जितना एक्सपीरियंस होगा वही काम आएगा। आपका सुपरवाइजर उसमें अगर वो एक्टिव रिसर्चर है तो वो बताएगा कि नहीं ये तो गैप है, ये काम अभी तक नहीं हुआ है, हम 2020 तक देख चुके हैं, ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसे करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम कोई गैप होता है या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं हुई है, उसमें भी आप अपडेटेड आके देखते हैं कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना अभी तक इसके रीजंस एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, तो इस पे रिसर्च करते हैं। और कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ है, एक मेथड है, ये इतना काम करता है, इतना ही कर सकता है, तो उन्हें बेटर करने के लिए, मेथड्स को बेटर करने के लिए और ट्रेडिशनल बिलीफ को में आप कुछ अपडेट कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं। उन सब जगहों पे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं। द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड एज डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम should primarily be scientific peer reviewed literature. ये वही बात है जो मैंने अभी कही थी कि वो साइंटिफिक जो डेटा है आपका, उसके बेस पे ही उसी जब आप लिखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को, तो ड्यू साइटेशन दे रहे हैं कि 1960s में ये काम हुआ था, 65 में हुआ था, 2020 में ये हुआ था, ये हो चुका और ये नहीं हुआ है, इसे मैं करूंगा। तो एक जो साइंटिफिक पीर रिव्यूड लिटरेचर वर्ड यूज हुआ है वो वही है कि उसमें आपने प्रॉपरली उसे रिव्यू किया है। और जैसे उसने कहा कि नहीं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड ए लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट आर नॉट सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल एंड आर देयरफॉर कंसिडर्ड लेस ट्रस्टवर्दी। आपने ऐसे ही कहीं पढ़ दिया, ये रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है किसी न्यूज़पेपर में, किसी ब्लॉग में, किसी इंटरनेट पे कहीं पे, तो वो अभी उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता जब तक आपने उसे साइंटिफिक पीर रिव्यूड प्रोसेस में नहीं टेस्ट किया है। तो रिसर्च के क्वेश्चन ऐसे ही चलते हुए नेट से, कोरा से, इन सब जगहों से ना लें और उसे प्रॉपर सर्वे वर्क से लें, एंड दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। सेकेंड पार्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ा सा उस स्लाइड में हमने बता दिया, और ये पॉइंट नंबर 2 होता है लिटरेचर रिव्यू। और ऑल्टरनेटिवली कई यूनिवर्सिटीज में होता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, लिटरेचर रिव्यू ऑल्टरनेटिवली नोन एज प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज। सो इसमें लिटरेचर रिव्यू उस पर्टिकुलर थीम पे, देखिए आपका सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च, टोपोलॉजी, फ्लूइडायनामिक्स या स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक, वो तो बहुत बड़ा है, आप पूरा उसका रिव्यू नहीं करेंगे। आपने जो पर्टिकुलर टॉपिक यूज किया है
और ये बात मैं एक बात आपको और बताता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में सिनॉप्सिस के लिए 4-5 ग्रेड किए हुए हैं। ए ग्रेड में अगर कोई सिनॉप्सिस पास होती है तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल फिट है, आप उस पे कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। ए ग्रेड में एक सिनॉप्सिस पास होती है। एक सिनॉप्सिस का जाती है बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी बी कैटेगरी में ये होता है कि ये सिनॉप्सिस तो ठीक है, लेकिन इसका टाइटल ठीक नहीं है, इसका टाइटल पर्टिकुलर होना चाहिए। तो उस टाइटल को विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर आप करेक्ट करते हैं, और कन्वीनर्स उसे अगर ओके करते हैं तो तब वो बी कैटेगरी ए कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बी कैटेगरी को कुछ टाइम मिलता है, और वो बी कैटेगरी वाला आके अपनी चीजों को फिर ठीक करता है। एक सी कैटेगरी में सिनॉप्सिस पास होती है। सी कैटेगरी में सिनॉप्सिस पास होती है, लेकिन उसमें ये कहा जाता है इसका टाइटल और अंदर का कंटेंट अप टू दी मार्क नहीं है। या तो टाइटल ठीक है या कंटेंट ठीक है, या दोनों में कुछ इश्यूज है जिसमें कुछ करेक्शंस की या मॉडिफिकेशन की नीड है। तो विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर आप कमिंग 1 मंथ में एक अपडेटेड सिनॉप्सिस लेके आए, और तब वो पास मानी जाती है कन्वीनर के सिग्नेचर के साथ। एक सिनॉप्सिस जाती है डी कैटेगरी में। डी कैटेगरी का मतलब होता है कि सिनॉप्सिस पूरी दोबारा से बनेगी। सिनॉप्सिस का टाइटल भी ठीक नहीं है, और सिनॉप्सिस का अंदर का कंटेंट भी ठीक नहीं है। डी कैटेगरी वाली सिनॉप्सिस नेक्स्ट आरडीसी में आप लेके आएंगे, और नेक्स्ट आरडीसी लगभग यूनिवर्सिटी में 1 साल बाद होती है, तो लगभग 1 साल बाद आप उस सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करेंगे डी कैटेगरी में। एक फाइनली होता है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी का मतलब है कि आपका सब कुछ कैंसिल है, आपको फ्रेशली एडमिशन लेना पड़ेगा या फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा, और आपके सिनॉप्सिस को यूनिवर्सिटी ने किसी भी लायक नहीं माना है। तो ए बी सी डी ई कैटेगरी में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी में सिनॉप्सिस को ग्रेड करते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी सिनॉप्सिस ए कैटेगरी में आए। तो लिटरेचर रिव्यू हमें पर्टिकुलर उस टॉपिक का करना है जो हमने, अगर टॉपिक को जनरल लिखा है तो लिटरेचर रिव्यू किसका करेंगे? टॉपिक ही अगर गलत है तो लिटरेचर रिव्यू भी फिर गलत होगा पूरा। अगर स्पेसिफिक नहीं है या बहुत स्पेसिफिक है, वहां पे काम ही नहीं हुआ है अभी तक, तब भी आपको उसके डिफेंस में बहुत सारी चीजें, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट करने होंगे। तो लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना है डॉक्यूमेंटेशन के उस पर्टिकुलर थीम पे, फर्स्ट वर्क किसने किया था, फर्स्ट वर्क के बाद सेकंड वर्क, थर्ड वर्क, फोर्थ वर्क किसने किया है, और व्हाट इज द अपडेटेड पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। रिसेंट रिसर्च उसमें क्या सारी चीजें हुई हैं। तो इसमें सब यू शुड प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ इट मैनिफेस्टेड, who is affected and involved, what role and interest the involved actors have, the historical background of the problem, including what has led to the actual situations and problems complexity। ये सब मतलब रिसेंट हिस्टोरिकल से लेके रिसेंट तक प्रॉब्लम्स का एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस। और देखिए इससे पहले वर्ड आया था पीर रिव्यूड साइंटिफिक लिटरेचर। इसमें अगर आपके सोर्सेस पुअर हैं तब भी उसे एक अच्छा रिव्यू नहीं माना जाता। अगर आपने साइंस डायरेक्ट को, एल्सेवियर को, स्प्रिंगर को, या अच्छे जो एस्टेब्लिश बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हें यूज किया है, तब आपका लिटरेचर रिव्यू कंसिडर किया जाएगा। और 2020 में आपका लिटरेचर रिव्यू 2000 पे खत्म नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 2000 आपका लास्ट रेफरेंस या आपका अपडेटेड रेफरेंस ईयर 2000 का है। तब आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन होगा कि पिछले 20 साल में क्या हुआ। तो आप ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, या मैंने रिसर्च पेपर्स नहीं देखे उसके, तब तो आपको पता ही नहीं कि आप जो करने जा रहे हैं वो 20 साल पहले तक का लिटरेचर आपने देखा है। तब आपको पक्का आपकी किसी फेल वाली कैटेगरी में जाएगी सिनॉप्सिस। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं 20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ इसका, तब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि नहीं हुआ है। तो आपकी रेफरेंस लिस्ट या लिटरेचर रिव्यू आपने जो किया है वो अपडेटेड हो, और अगर जिस ईयर में आप सबमिट कर रहे हैं उससे मुश्किल से 1 साल पहला हो। एल्सेवियर पे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अब 2020 चल रहा है, उनके पास जून 21 तक का लिटरेचर आ चुका है। वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो जून 21 तक का लिटरेचर, वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर्स के साथ पेपर्स आ चुके हैं। तो लिटरेचर रिव्यू
अपडेटेड उस पर्टिकुलर ईयर तक तो जरूर हो। The problem analyzed is based on a critical review of the scientific literature, theory typically used to frame research on the subject area, knowledge available, and research methods used with what degree of success. आप ये लिखते हैं कि वो काम अब तक किस degree of success हुआ है. Review can add to the justification of the choice of the subject included in the introduction. जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया उसका बेसिकली उससे रिव्यू आपका सपोर्ट करेगा उसका जो भी आपने स्टेटमेंट दिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट रिव्यू इंक्लूड रिसेंट लिटरेचर, जो मैंने अभी कहा था 10-20 वाली बात, एंड दैट इट क्रिटिकली सिंथेसाइज knowledge within the subject being addressed rather than merely describing it, relevant to the topic. A critical review of the subject being addressed involve identification of relevant literature through and systematic literature search using combination of relevant keywords in appropriate database. देखिए सारे वर्ड्स अपने आप में क्लियर हैं। थ्रू सिस्टेमेटिक लिटरेचर सर्च using combination of relevant keywords in appropriate database. रेलेवेंट कीवर्ड्स आपकी थीसिस में 5-6 कीवर्ड्स भी होंगे जो आपके चैप्टर्स बनेंगे बाद में, तो उन कीवर्ड्स को रेलेवेंट जो एप्रोप्रिएट डेटाबेस हैं, एप्रोप्रिएट डेटाबेस साइंस डायरेक्ट है साइंस के लिए, हम साइंस के लोगों के लिए, या मैकमिलन है, टेलर एंड फ्रांसिस है, इंडर साइंसेस है, और जो बड़े बड़े रिसर्च ग्रुप्स हैं उनके डेटाबेस में उन कीवर्ड से रिलेटेड लिटरेचर्स को आपको देखना है और सिस्टेमेटिकली देखना है। एक और चीज है, लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिसर्च पेपर दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रिसर्च पेपर एंड रिव्यू रिसर्च पेपर। रिव्यू रिसर्च पेपर हर टॉपिक पे होते हैं और रिव्यू रिसर्च पेपर्स की सैम्पलिंग ऑलमोस्ट 1% होती है, 1% या 2% या 5%, अलग अलग स्केल्स के रिव्यू पेपर होते हैं। 5% मीन्स कि अगर पिछले दिनों 1000 पेपर हुए हैं किसी पर्टिकुलर डिकेड में या किसी पर्टिकुलर टाइम स्पेन में, से 5 इयर्स 10 इयर्स, रिव्यू पेपर्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स या 5 इयर्स के बाहर आते हैं। अगर 1000 पेपर आए हैं तो 1000 पेपर में से उसका कुछ परसेंट 5% या 10%, उतने पेपर्स का एक कलेक्शन, जो किसी को 1000 पेपर ना पढ़ने पड़े, केवल 50 पेपर पढ़ने से उस 10 साल की उस पर्टिकुलर टॉपिक की रिसर्च की जर्नी का पता चल जाए, तो उसमें वो ट्रेंड सेटर्स पेपर लिए जाते हैं, वो ट्रेंड सेटर्स पेपर लिए जाते हैं जिन्होंने उस रिसर्च, उस पर्टिकुलर एरिया की रिसर्च में कुछ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया हो या उसकी डायरेक्शन को अफेक्ट किया हो, उस पूरे टॉपिक की रिसर्च की डायरेक्शन को जिन टॉपिक ने गवर्न किया है, तो वो कलेक्शंस होते हैं। तो आप 1000 पेपर पढ़ें या 50 पेपर पढ़ लें, तो रिव्यू पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस टॉपिक पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके रिव्यू पेपर्स आपको पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे मेरे टॉपिक पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है, वो हर 10 साल बाद एक रिसर्च पेपर निकालता है। तो 2015 में जो उसका रिसर्च पेपर आया था, उसने 150 पेपर्स की सैम्पलिंग की थी। 150 है उसका साइज, एल्सवेयर का जर्नल है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में इन्वेंट्री मॉडल्स की रिसर्च में उसने मतलब मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के 21 साइटेशंस यूज किए थे। 150 में से मतलब 21 साइटेशंस हम लोगों के यूज किए थे, मतलब 21 पेपर उसने पिछले 10 साल में ऐसे हमारे कंसिडर किए थे जिन्होंने इन्वेंट्री की रिसर्च को अफेक्ट किया। और किसी एक ग्रुप के साथ ये हाईएस्ट नंबर था 20, वो ये सब रिकॉर्ड में है सारी की सारी चीजें। तो 21 साइटेशंस यूज किए थे और किसी एक ऑथर के साथ 21 साइटेशंस मैक्सिमम थे, क्योंकि रिव्यू पेपर में अगर आप 2-3 काम भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी रिसर्च को ये माना जाता है कि लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। सो रिव्यू पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू पेपर रिसर्च के शुरू में आपके साथ होने चाहिए, जिस उससे ये पता चलता है कि वो इंपॉर्टेंट पेपर ट्रेंड सेटर्स पेपर नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के। Relevant literature must be critically read, meaning and the soundness of research approaches and conclusion must be evaluated. You should, of course, not base your argument or untrustworthy literature.
and important approaches, conclusion or discussions of the literature are presented in an argument logically leading to your objective. ये सब part of the literature review है। और लिटरेचर रिव्यू पे वो जो उसने कहा है कि आप उस पे अपने कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, बल्कि आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। और एट द एंड, ये इसमें मेंशन नहीं हुआ है, एट द एंड आप गैप बताएंगे। गैप 2020 तक काम हो चुका है, गैप कहाँ है? वही गैप इंटेलिजेंटली आपको डिस्क्राइब करना है कि मेरा जो टॉपिक है वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो आपको गैप ढूंढने के लिटरेचर रिव्यू के बाद सिनॉप्सिस बनती है। जब लिटरेचर रिव्यू में गैप मिल जाते हैं तब आप एक टाइटल सजेस्ट करते हैं, उसके सराउंडिंग में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, वही गैप टाइटल होता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग के साथ कि 2018 में ये हुआ था, 19 में ये हुआ है, 20 में ये हुआ है, जब 20 तक का डिस्कशन लास्ट रेफरेंस आपका कंप्लीट हो जाए तब आप गैप मेंशन करते हैं कि सब ने बहुत अच्छा किया है, फिर भी ये बचा हुआ है जिसे मैं करने जा रहा हूँ, मैं या मेरी टीम। तो वो गैप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंटेलिजेंटली अगर आपके रिव्यू पेपर एडवांस है और आपकी सिनॉप्सिस का टॉपिक हल्का है, तब भी एक्सपर्ट उसे पकड़ लेंगे कि ये इससे अच्छा काम तो पहले हो चुका है, तुम क्या करोगे। तो आपको इंटेलिजेंटली इन चीजों को प्लान करना होगा। जब इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव या प्रपोज रिसर्च वर्क या चैप्टर प्लान भी, कई जगहों पे चैप्टर प्लान भी कहते हैं या प्रपोजल्स कहते हैं। प्रपोजल्स क्या है? तो प्रपोजल्स में आपने जो एक टॉपिक सर्च किया था, टॉपिक तो पूरा टॉपिक हो गया, उसके बाद आपकी थीसिस में कुछ चैप्टर्स होंगे। जैसे ऑपरेशन रिसर्च की थीसिस में 6-7 चैप्टर्स होते हैं, नॉर्मली 4-5-6 तो सभी में होते हैं, मोर देन 4, मोर देन 5। तो उन चैप्टर्स को आप अपने ऑब्जेक्टिव करके वहां पे, या चैप्टर प्लान जिसे मैंने कहा था, ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक चैप्टर प्लान, तो वहां आप स्पेसिफिकली आप अपने टॉपिक को उन कीवर्ड्स के साथ, आपके दो मेजर कीवर्ड्स ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं नॉर्मली, और कुछ उसके और सब टाइटल्स के भी और सब टाइटल्स, और नीचे पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड, उसे आप किस तरह से स्टडी करेंगे। तो वहां आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ चैप्टर प्लान भी इंक्लूडेड होता है, और उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फिर आप काम करते हैं पूरे 2-3 साल। तो दैट these should be identified on the basis of the problem analysis, means हमारी problems क्या होंगी, चैप्टर क्या होंगी। that means after reading the problem analysis it should be immediately clear that choice of objective is relevant and justified। बिल्कुल, ये लिटरेचर रिव्यू से निकलेगा, और आप इसे यहाँ वेरीफाई भी करेंगे कि इस डायरेक्शन में काम क्योंकि नहीं हुआ है, यहाँ पे काम करना बनता है, और उसे हम करना प्रपोज करते हैं। Objective should focus on concept and problems mentioned in the problem analysis. Each research proposal should contain one overall objective describing the general contributions that the research project makes to the subject area, as well as one or more specific problem focusing on discrete tasks that will be achieved during the research. स्पेसिफिकली उसका एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे चैप्टर को, जो आप डिस्क्राइब करेंगे 4-5-6 लाइंस में कि वो किस तरह से बेटर होगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में भी समथिंग दैट द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बट नॉट सोल्व फिनिश। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी ए कंपाइलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर थीसिस का लिखते हैं तो फिर से आप आपने 5-6 जो चैप्टर प्लान दिए उसका कॉम्बिनेशन ना लिख के थीमेटिक जो आपका रिसर्च का टाइटल है, तो उस टाइटल के टुवर्ड्स उसे आप फ्रेम करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हाइपोथेसिस, मेनली फिर वही आर्ट्स, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, उसमें ये होता है कि किस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करेंगे, किस एस्टेब्लिश्ड हाइपोथेसिस के बेस पे काम होंगे। हमारे यहाँ पे मेथड्स, टूल्स, टेक्निक, ये सब होता है मैथमेटिक्स में। किन मेथड्स को यूज करेंगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करेंगे, आप अलजेब्रा यूज करेंगे, आप एनालिसिस के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, और या डिफरेंस इक्वेशंस यूज करेंगे, या ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स या आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स
कौन से यूज होंगे। एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस भी है तो हाइपोथेसिस की भी बात कर देंगे अगर कोई होती है, पर मैथ्स में मैथमेटिकल साइंसेस में मटेरियल्स एंड मेथड्स होता है। और फाइनली अगर वो अप्लाइड स्टडी है तो कौन से कंप्यूटेशनल मेथड या न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन किन मेथड्स के थ्रू होगा, ये आप करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन। Hypothesis can be derived from the theory, experience, or knowledge concerning contextual factors. In purely quantitative deductive research, hypotheses are tested statistically, where in qualitative inductive research, hypotheses are not formulated. तो मोस्टली हमारे केसेस में भी हम मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ये कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है सीसीएस के लिए, पर आप बताएंगे कि ओवरऑल लिमिटेशंस कई तरह की होती हैं। जैसे आपके सैंपल साइज की लिमिटेशन हो सकती है कि आपका सैंपल साइज आप तो केवल 1000 लोगों से सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे या 500 से या 100 से, तो उसकी लिमिटेशन बता सकते हैं। आप अगर इंटरव्यू वाली रिसर्च करते हैं तो आप बता सकते हैं कितने लोगों का इंटरव्यू लेंगे, कहाँ से लेंगे, उन लिमिटेशंस को बता सकते हैं। या ओवरऑल अगर आपने मैथमेटिक्स में भी रिसर्च की है तो उसकी स्पेसिफिक या स्पेशलाइजेशन कितना है, और उससे आगे भी और किन किन डायरेक्शंस में रिसर्च होने की जरूरत है, और वो स्टडी लिमिटेड टू कहाँ है। लिमिटेशन मेथड्स की हो सकती है, कौन से मेथड्स आपने यूज किए हैं। लगातार बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मॉडलिंग में ही मल्टीपल अप्रोच यूज होती हैं, लेकिन आप 2 या 3 अप्रोच यूज करते हैं तो आप वहाँ पे सिनॉप्सिस में मेंशन कर दें कि हम उन 2-3 अप्रोचेस तक लिमिटेड रहेंगे, या उन सॉफ्टवेयर्स तक लिमिटेड रहेंगे, या अगर वो इंटरव्यू और डेटा कलेक्शन वाला है तो वहाँ पे भी आप अपनी लिमिटेशंस बता सकते हैं। मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, किन मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे फिर से मैं इन्वेंट्री कंट्रोल में बताऊं तो वहाँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक, कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 2 मेथड्स होते हैं। तो इन दोनों मेथड्स में से आप किस मेथड को यूज करेंगे, या दोनों को यूज करेंगे, या किस सेंस में क्या यूज करेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का, हर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का एक कुछ पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी या कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, तो उन्हें प्रीवियस रिसर्च वर्क आपको उससे हेल्प लेते हैं। आपके सुपरवाइजर्स बताते हैं कि हम लोग इस तरीके से या इस ढंग से इस एक्सपेरिमेंटेशन को या इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो ये आपको वहाँ पे बताना होगा कि किन मेथोडोलॉजी और किन मेथड्स को स्पेसिफिकली आपकी रिसर्च में यूज किया जाएगा। Descriptions of methods should always be as specific and realistic as possible. It should be clear that chosen methods are appropriate and suitable for achieving the objective. In this regard, to identify what data is required to answer the specific objective research questions. After having read the section on methods, the reader should have a clear understanding of what will be the actual done. इन सब के बाद फाइनली हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स और रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्योंकि अभी रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई है, तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं या एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, या कंक्लूजन करके हम इसमें लिखते हैं कि किस तरह से हम क्या करेंगे, रिसर्च वर्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, किस तरह से चीजें नंबर्ड होंगी, और किस तरह से आप क्या-क्या एक्सपेक्टेशन आपकी रिसर्च से हैं, उन सब चीज़ों को आप इसमें मेंशन करते हैं। और नॉर्मली सिनॉप्सिस यहीं पे खत्म हो जाती है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स को कंक्लूजन भी कई बार लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और कंक्लूजन। एंड फाइनली डिस्कशन, कई जगहों पे डिस्कशंस थोड़ा सा और मेंशन कर दिया जाता है, पर वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स का ही पार्ट हो जाएगा। डिस्कशंस एंड रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इन तीनों को आप एक साथ ही रखिए। और एट द एंड रेफरेंसेस नॉर्मली आइडियली 30 टू 40 या 25 टू 40 इतने रेफरेंसेस आपके यूज होने चाहिए किसी सिनॉप्सिस में, जिन वर्क को आपने स्पेसिफिकली साइट किया है। और रेफरेंस लिखने के कई मेथड्स होते हैं, आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में पढ़ा होगा।
जिस भी पर्टिकुलर मेथड को आपने यूज किया है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम या और कोई रेफरेंसिंग सिस्टम, उसे यूनिफॉर्मली उसी मेथड को अप्लाई करें। यूनिफॉर्मली, ये ना हो कि आपके कुछ रेफरेंसेस किसी सिस्टम में लिखे हुए हैं, कुछ रेफरेंसेस किसी सिस्टम में होते हैं। नॉर्मली ऑथर्स के नेम, सरनेम पहले लिखते हुए, देयर आफ्टर ईयर ब्रैकेट में, और फिर पेपर का टाइटल, फिर उसके बाद जर्नल का नेम, वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर एंड पेज नंबर। ये सबसे ज्यादा सुटेबल हो रहा है। तो इसमें देख सकते हैं ऑथर्स नेम या रेफरेंसेस का सिस्टम आप लोगों ने स्टडी किया होगा। बस इस तरह से एक सिनॉप्सिस लिखी जाती है। कल या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और आइडियल सिनॉप्सिस दिखाऊंगा कैसी होती हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं इसलिए तो सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, या मेरी आवाज कम है ऐसे? नहीं सर, आपकी आवाज़ सही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी के अगर हम को गाइड लेते हैं, को सुपरवाइजर लेते हैं, तो वो अलाउड है सर? ले सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, मेरे विचार में आपको उसकी मतलब वो शो करनी पड़ेगी, वर्थ शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ले सकते हैं कि ये उनका स्पेशलाइजेशन है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन है और इसे मुझे इसलिए इसकी जरूरत है। तो कि अगर आप वो शो कर रहे हैं, वो आपके लिए नीडेड है। बिल्कुल है। मेरी खुद की पीएचडी ऐसी है कि जिसमें एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर थे, तो पॉसिबल है इस तरह से। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अभी, हाँ हाँ तो ये हाँ। डीआरसी में ही देना पड़ेगा या आरडीसी में देना पड़ेगा सर? नहीं, डीआरसी में अलॉट करा दीजिए। डीआरसी में को अलॉट करा दीजिए सुपरवाइजर इस भी? चीज को। हाँ हाँ, को सुपरवाइजर को भी डीआरसी में अलॉट करा दीजिए। को जी सर। सुपरवाइजर या इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं ना, तो जी उससे उसमें ही करा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, नमस्ते। बात करके रखें। इन दैट केस उनका बायोडाटा भी साथ में आपको लाना चाहिए, और उनकी कंसेंट या सिग्नेचर भी, है ना। जी जो सर। भी सुपरवाइजर है उनकी कंसेंट और उनका बायोडाटा भी साथ में लगना चाहिए, जो वो सपोर्ट करे कि वो क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक वो ले रहे हैं, आप ऑपरेशन रिसर्च में काम कर रहे हैं और आपके को सुपरवाइजर का वर्क टोपोलॉजी में है, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो आपको उसका जस्टिफिकेशन उनके बायोडाटा के साथ ही आपको ये मिलेगा कि नहीं, उनका काम है। जी सर, थैंक यू सर। और पूछिए। बंद करें किसी को? हेलो सर डीआरसी की कब तक पॉसिबिलिटीज हैं? डीआरसी बेटा जल्दी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग हेलो। तो। हाँ, मुझे तो लग रहा है ओके डीआरसी सर। जल्दी होनी चाहिए। और सर लेकिन आप लोग अपना काम वो कर लें डीआरसी पे। आपके पास एक जो लिस्ट है वो सुपरवाइजर की, उस पे उसके साइन करा लें जिस सुपरवाइजर से आपकी फाइनली बात हुई है। मैं तो डीआरसी को नेक्स्ट वीक में ही कराने के लिए प्रपोज किए हुए हूँ, लेकिन आप लोग अपना काम करें, अपने उस पे उसके एक्चुअल सिग्नेचर करा लें, है ना। अभी तक तो आपने नाम लिख के दिए थे, अब उसकी कंसेंट भी, क्योंकि जो डीआरसी हुई है जेआरएफ स्टूडेंट्स की, उसमें उनके सिग्नेचर कराए गए या फिर उनसे फोन पे बात की गई। अब उनका तो नंबर कम था, आप लोग ज्यादा संख्या में है, तो बेटर ये होगा कि आपके पास कंसेंट हो। और स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, वहाँ अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, वो उनकी डीआरसी वो कराएंगे। स्टेट्स के स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स से कांटेक्ट करें डीआरसी कराने के लिए। सर हमारी डीआरसी भी ऑनलाइन ही हो जाएगी ना? हाँ, ऑनलाइन हो जाएगी। डीआरसी में तो ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगी। इसी तरह से मीटिंग में एक एक इंडिविजुअल को बुला के उनसे पूछ लिया जाएगा। जिस सुपरवाइजर्स को आप सिलेक्ट करेंगी उसकी कंसेंट है, और कंसेंट के बाद फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, उस कास्ट कैटेगरी में उसके पास कितनी वैकेंसी है, इन सब चीजों के साथ ये अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपसे 1 मिनट का डिस्कशन होगा, और
अगर कोई नहीं है तो ऑनलाइन ही हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर। और बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एमफिल वालों का एडमिशन कॉलेज में डीआरसी के बाद होगा कि आरडीसी के बाद होगा? नहीं, कॉलेज में एमफिल वालों का एडमिशन, तुम्हें कोई सुपरवाइजर अलॉट हो गया है दिव्या? यस सर, गौरव सर। तो तुम तो उस लेटर के साथ ही जाके कॉलेज की फीस जमा कर दो, तुम्हें लेटर तो मिल ही गया है ना? हाँ सर, वो पोस्ट से घर पे ही आ गया। हाँ हाँ, तो लेटर जो मिल गया उसे लेके कॉलेज में जाओ और उस पे एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखते हुए थ्रू हेड के मुझे ये सुपरवाइजर ऐसे यूनिवर्सिटी ने अलॉट किए हैं, काइंडली ज्वाइन मी। और कॉलेज की फीस 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना जो होती है वो इनिशियली पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करो वहाँ पे। ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। ठीक है सुनील जी, है ना? ओके सर। हाँ, एंड कर दीजिए।